बुंदेली दर्पण के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में कड़ी में एक खास शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। शिक्षक संगठन के प्रदेश महामंत्री जैसे दायित्व को निभा रहे हैं और एक लंबा संघर्ष का कैरियर रहा है उनका। सीधे उनसे आपका परिचय भी कराएंगे और उनके बारे में तमाम वो बातें जानेंगे जो न सिर्फ उनसे सरोकार रखती हैं बल्कि शिक्षकों के हित से और शिक्षकों की लड़ाई की जो अब तक की दास्तां है वो भी बयां करती हैं। स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो बुंदेली दर्पण की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। तो ललित शुक्ला जी जो प्रदेश महामंत्री के दायित्व में हैं वर्तमान में, कब मन में लगा कि नहीं मुझे शुरुआत करनी है, शिक्षकों के हित में काम करना है, संगठन के दायित्वों में रह करके शिक्षकों की लड़ाई लड़नी है? जी 2008 से जैसे ही मेरी टेस्ट क्लियर हुआ और मैंने ज्वाइन किया तो यहाँ मध्य प्रदेश में शिक्षकों को बहुत कम वेतन पे काम करना पड़ता था और हमारे नज़दीक यूपी है। यूपी में शिक्षकों को बहुत अच्छा सम्मानजनक वेतन मिलता था। उस समय मुझे अंदर से लगा मुझे कि शिक्षकों के प्रति हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि उस समय प्राइमरी शिक्षक को 2500 रुपये, माध्यमिक शिक्षक को 3500 रुपये और हायर सेकेंडरी शिक्षक को 4500 रुपये वेतन मिलता था, जो कि बहुत ही कम था। उसी दौरान मेरे दिमाग में बात आई कि चूँकि संगठन से जुड़ना जरूरी है तो मैं संगठन से जुड़ा और शुरू में मुझे जिला सह सचिव का दायित्व संगठन ने सौंपा। आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ के नाम से चलता था, तो मैंने वहाँ से शिक्षकों के प्रति कार्य करना शुरू किया और चूँकि शिक्षकों का वेतन बहुत कम था तो शिक्षा विभाग में सम्मिलन के लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, हमारी पूरी टीम ने प्रयास किया। तो अंत में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे, उन्होंने हमारे दर्द को समझा और अध्यापकों को का शिक्षा विभाग में सम्मिलन कर दिया, जिससे आज वर्तमान स्थिति में हम सभी को सम्मानजनक वेतन मिलता है। आज़ाद अध्यापक संघ से अब आप किस संगठन के में प्रदेश महामंत्री का दायित्व निभा रहे हैं? आज़ाद अध्यापक संघ शिक्षक संघ में कई दायित्वों को मैंने निर्वहन किया है। संभागीय पहले सचिव बनाया, फिर संभागीय उपाध्यक्ष बनाया। इसके बाद मैं अभी वर्तमान में पुरानी पेंशन बहाली का प्रांतीय महामंत्री के दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ और शिक्षकों के लिए मुझसे जो भी बनता है मैं अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करता हूँ। ओपीएस के लिए तमाम जो शिक्षक हैं आपका और संगठन है, अन्य संगठन भी लगातार मांग करते आ रहे हैं, अभी भी वो मांग चली आ रही है अनवरत। क्या लगता है कब पूरी होगी मांग या होगी भी नहीं? हम लोगों बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं ओपीएस के लिए। शासन अभी शिक्षकों को एनपीएस दे रही है, हालांकि केंद्र सरकार ने यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू कर दी है, लेकिन हमारे कर्मचारियों को यूपीएस मंजूर नहीं है। हमें तो केवल ओपीएस ही चाहिए, क्योंकि ओपीएस जो कर्मचारियों के जो बुढ़ापे का सहारा है वो मिलना चाहिए, क्योंकि जो क्रीम समय होता है शिक्षकों का, वो बच्चों के कैरियर को बनाने के लिए, एक समाज को नई दिशा देने के लिए, नए भारत के सृजन के लिए वो पूरा समय खर्च कर देते हैं और बुढ़ापे में जब उनको वास्तविक जरूरत पड़ती है, किसी कार्य करने लायक नहीं रह जाते हैं, तो उस समय ओपीएस की जरूरत पड़ती है। तो मैं शासन से आग्रह करता हूं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन लागू की जाए। ललित शुक्ला जी जो वर्तमान में प्रांतीय महामंत्री हैं, उनकी संगठन में कार्य करते हुए अब तक के अलग अलग आपने बताया कि दायित्वों में काम किया, सबसे अहम उपलब्धि क्या रही है जो आपने दायित्व को निभाते हुए हासिल की हो, जो शिक्षकों के हित में रही हो? जी, हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया और इस संघर्ष के दौरान सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी ये है कि अध्यापकों का शिक्षा विभाग में सम्मिलन हो गया, जिससे हमारे शिक्षकों को अब वर्तमान में सम्मानजनक वेतन मिलने लगा है। आपको अक्सर हमने देखा है, जो आपका गेटअप भी रहता है, आज हालांकि आप पैंट शर्ट में दिख रहे हैं, लेकिन अक्सर आप पैजामा कुर्ते में नजर आते हैं,
राजनीतिक कार्यक्रमों में भी या आयोजनों में, धार्मिक आयोजनों में भी आपकी सहभागिता रहती है। लोग ये भी कहते हैं कि ललित शुक्ला राजनीति करते हैं, तो क्या मतलब राजनीति में जाएंगे ललित शुक्ला? जी, ये मैं राजनीति में आपसे बता देना चाहता हूँ कि राजनीति से मैं कोसों दूर हूँ। राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और हाँ, विधायकों से मैं सांसदों से, मंत्रियों से संपर्क में रहता हूँ। उसका कारण ये है कि हम शिक्षकों के हित के लिए, ओपीएस की मांग के लिए विधायकों से मैंने सतत संपर्क करके, चाहे वो सत्ता पक्ष का विधायक हो चाहे विपक्ष का विधायक हो, सबसे मिल करके मैंने जो है मांग रखी है। और जो कर्मचारियों की जो पीड़ा है, उनका दर्द है, उनको मैंने समय समय पर बताने का कार्य किया। क्या लगता है कितनी पीड़ा है एक शिक्षक के अंदर? क्योंकि अब जिस तरीके के दायित्व तो बढ़ाए जा रहे हैं शिक्षकों के प्रति, उनको बीएलओ से लेकर के अब तो राजनीतिक आयोजनों में, बड़े बड़ी रैलियों में भी ड्यूटी लगा दी जाती है शिक्षकों की। क्या संगठन इसके लिए कोई आवाज़ उठाई हो आपने, या इसे सही मानते हैं आप? नहीं नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। और केवल शिक्षकों को पढ़ाने के अलावा कोई दायित्व नहीं देना चाहिए। शिक्षकों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देना चाहिए, जिससे वो बच्चों का अच्छे से अच्छा भविष्य संवार सके। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि शिक्षकों को जो तरह तरह के कार्य दिए जाते हैं, आए दिन रोज नए आदेश निकलते हैं, ये शिक्षकों को करना है, ये भी करना है, बीएलओ का कार्य भी करना है, तो इस प्रकार के दायित्वों को तो मैं उचित नहीं समझता। क्या मतलब शिक्षण कार्य में वो कितना प्रभाव डालते हैं? शिक्षण कार्य में बहुत बड़ी बाधा है। शिक्षक पूरे मनोयोग के साथ यदि इस प्रकार के आदेश निकलते हैं तो पढ़ा ही नहीं पाते हैं। मेन जो उनका उद्देश्य है उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की भी तस्वीरें निकल कर आती हैं, आए दिन ये खबरें भी आती हैं। तस्वीरें ये बताती हैं कि कई शिक्षक दारू पी के भी स्कूल जा रहे हैं, कभी सोते नजर आ रहे हैं, कभी पढ़ा ही नहीं रहे हैं, बच्चों को काम के लिए भेज रहे हैं। ऐसी तस्वीरें जब सामने आती हैं तब क्या नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं संगठन को इस ओर भी काम करना चाहिए? बिल्कुल, संगठन सजग है और मुझे बहुत पीड़ा होती है, दर्द होता है जब इस प्रकार के चीज़ें मैं देखता हूँ। तो इस प्रकार कुछ अपवाद जरूर हैं। मैं संगठन के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस प्रकार की कोई मतलब पुनरावृत्ति ना हो और इस प्रकार की कार्यशैली शिक्षक के द्वारा ना की जाए। अतिथि शिक्षक वे आ जाते हैं। अतिथि शिक्षक जो संघ है वो भी अक्सर कहता रहा है, वो नियमितीकरण की मांग लंबे समय से कर रहा है सरकार से। उनका भी तर्क यही रहता है कि हम बहुत कम वेतन में बहुत अच्छे ढंग से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो रेगुलर शिक्षक हैं वो उतनी जिम्मेदारी से नहीं पढ़ा रहे हैं। कई बार ऐसी तस्वीरें भी आती हैं जब कहते भाई ये इमार साहब तो पढ़ाते ही, आप बैठक करते होंगे या कुछ, तो क्या इन दायित्वों के प्रति नहीं उन्हें बताया जाता है कि नहीं आपको ऐसा करना ही चाहिए? क्योंकि ये आक्षेप जब लगता है तो वो पूरे शिक्षक वर्ग पे लगता है, किसी व्यक्ति पे नहीं। बिल्कुल, हम लोग इस बात की चर्चा जरूर करते हैं। इस प्रकार की कोई अगर बात आती है, अपवाद रहते हैं, हर चीज़ में अपवाद रहते हैं, तो इनसे बहुत दूर रहना चाहिए। और अपना जो उद्देश्य है, केवल उद्देश्य शिक्षकों को अच्छे से अच्छी मतलब शिक्षा बच्चों को देना चाहिए, जिससे हमारा जो भविष्य है वो सुरक्षित हो सके। देश महामंत्री से हट के अब ललित शुक्ला जी से बात कर लेते हैं। एक सिविलियन के तौर पे, एक सामाजिक व्यक्ति के तौर पे आपको और क्या क्या रुचियां हैं, क्या उपलब्धियां हैं? हमने सुना आप कोई सुंदरकांड जैसा आयोजन भी करते हैं, धार्मिक कार्यों में भी आपकी बढ़ चढ़ कर भागीदारी रहती है। जी जी, लव कुश नगर में हमारी एक पूरी टीम है। तो समाज को एक नई दिशा देने के लिए और सनातनियों को इकट्ठा करने के लिए हम लोगों ने सुंदरकांड, विगत 6 महीने से सुंदरकांड लगातार चल रहा है और हरी इच्छा तक ये जारी रहेगा। और पूरी कोशिश, मैं जब गांव में रहता था तो गांव में भी मैंने ये प्रथा चालू की थी और अभी भी वहां पे सुंदरकांड का आयोजन लगातार जारी है। संगठन के तौर पे क्या इस दायित्व है जो आपके पास, उसकी सोच क्या है? आगामी भविष्य क्या सोच रखा है? इसके आगे और दायित्व मिले या जिस दायित्व पे हैं उसमें लक्ष्य क्या बना रखा है कि हमें
ये डिमांड पूरे पुरजोर तरीके से सरकार से रखनी है और उसे पूरा करवाने की कोशिश करना है। संगठन से मेरी कोई उम्मीद नहीं है। मैं जिस दायित्व में हूँ खुश हूँ, और दायित्व कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। जो भी दायित्व है उसमें मैं भरपूर कोशिश करता हूँ, उसी में संघर्ष करता हूँ, मेहनत करता हूँ। और कर्मचारियों की जो मांगे हैं, जैसे सारी मांगे पूरी हो गई हैं लगभग, छोटी छोटी मांगों को अगर छोड़ दें, केवल हमारी मुख्य मांग है वो है पुरानी पेंशन। अगर सरकार से मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों को दे दे। आपने बहुत कुछ दिया है, मैं पूरी सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन एक और प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं। स्कूल भवनों की बात आती है, स्टाफ कमी रहती तो चलिए, वहाँ गेस्ट टीचर हैं, लेकिन भवन जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर कम है और जर्जर भवन लगातार गिराए जा रहे हैं। कई जगह स्थितियां ऐसी हैं कि 2-3 कमरों में पूरे के पूरे विद्यालय चल रहा है। उन परिस्थितियों में आप लोगों को कितनी कठिनाई जाती है जब एक ही कमरे में 2-2, 3-3 कक्षाओं के बच्चे बैठे हुए हैं? बिल्कुल, शासन को इस ओर जरूर ध्यान देना चाहिए। हम लोग भी मांग करते रहते हैं समय समय पर, जहाँ जर्जर स्थिति है भवनों की, वहाँ बच्चों को नहीं बिठाना चाहिए। कोई बड़ा हादसा हो सकता है, कई हादसा भी हो भी चुके हैं। तो बिल्डिंग अच्छी होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, जिससे हमारे बच्चे जो हैं अच्छे से बिना किसी टेंशन के अच्छे से अध्ययन कर सकें। चलिए शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ललित शुक्ला जी हैं जो प्रदेश महामंत्री के दायित्व पर शिक्षक संघ में कार्य कर रहे हैं और ओपीएस बहाली के लिए लगातार सरकार से पूरा संगठन इनका मांग कर रहा है। सामाजिक सरोकार से भी ये जुड़े रहते हैं। शुक्ला जी से आपको रूबरू करवाया। लगातार हम ऐसी शख्सियत आपको मिलाते रहेंगे, जुड़े रहिएगा बुंदेली दर्पण के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।